सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल कीप लर्निंग। आज का टॉपिक हमारा है एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया को हम बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल और पेरीमीटर को बोला जाता है परिमाप। चलो अब समझते हैं कि एरिया एंड पेरीमीटर का टॉपिक हमारा क्या है, कैसे बनता है ये चीजें। अब देखो, सबसे पहले कि ये टॉपिक मतलब जिस लेवल का आज मैं समझाने वाला हूं उसमें क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आज। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। अब देखो, परिमाप जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक परि और दूसरा माप। परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब होता है मापना। मतलब ये कि जब किसी भी आकृति को, किसी भी शेप को जब हम चारों तरफ से टोटल माप देते हैं, उसकी टोटल मेजरमेंट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है? परिमाप यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, अब समझो, मान के चलो कि मैं एक ये शेप लिखता हूं, एक फिगर बनाता हूं। ये फिगर में मुझे तीन साइड दिख रही है। तीन साइड का मतलब कि क्या होगा? ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल की तीन साइड है तो इसके सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सपोज कि इस ट्रायंगल की ये साइड रही होगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसका हमें परिमाप निकालना है। मैंने क्या बताया था? चारों तरफ मापना। अब इसमें तो तीन ही तरफ है ना, तीन साइड है, मतलब कि तीन तरफ है इसमें। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखो, चारों तरफ का मतलब ये हुआ कि जैसे ही फिगर हमारा क्लोज हो जाएगा, कोई भी फिगर हो उसमें कितने भी साइड हो, तो ये था ट्रायंगल। अब इसके परिमाप निकालना यानी कि पेरीमीटर निकालना, तो मैं क्या करूंगा कि इसके सारे साइड को 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इन तीनों साइड को हमने क्या किया? ऐड कर दिया। तो 5 और 2 को ऐड किया तो 7 हो गया, और 7 में 4 ऐड किया तो 11 हो गया। मतलब कि इसका पेरीमीटर हमारा क्या होगा? 11 सेंटीमीटर। अब देखो, ये तीन साइड से था तो इसकी तीन साइड थी, मतलब कि तीन वैल्यू मिलेगी, तो तीनों वैल्यू को प्लस किया, टोटल वैल्यू हमारा पेरीमीटर हो गया। अब सपोज करो कि चार साइड वाली वो आ जाए, शेप आ जाए, तो इसके चार साइड होंगे, मतलब कि चार वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अब जब चारों साइड को हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो बस पेरीमीटर का मतलब इतना ही है कि जब किसी भी शेप को हर तरफ से हम माप देते हैं, चारों तरफ से माप देते हैं, तो हमारा पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब देखो, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्र और फल। क्षेत्र का मतलब क्या? एरिया। ठीक है, और फल का मतलब रिजल्ट। एरिया क्या होता है? अब सपोज करो कि तुम्हारे पास इतना बड़ा कोई प्लॉट है। ठीक है, इतना बड़ा कोई प्लॉट है, तो जब तुमने प्लॉट को खरीदा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ को देखते हुए तुमने उस प्लॉट को खरीदा। ठीक है, तो जब उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, गुना कर दोगे, तो हमारा बीच का एरिया निकल जाता है, ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड इस पे करता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। जितनी बड़ी लंबाई और चौड़ाई होगी उतना बड़ा हमारा एरिया बनेगा। ठीक है, जितना छोटा लंबाई चौड़ाई होगा उतना छोटा हमारा एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया का एक सीधा सा सिंपल डेफिनेशन ये समझ लो कि
किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा घेरी गई जगह को हम एरिया कहते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरा रूम का फर्श है, ये मतलब नीचे वाला फर्श है, बेस है ये। ठीक है, सपोज करो कि यहां पे मैंने कोई एक चीज रख दिया, तो क्या हुआ कि जो चीज इस रूम में इस जगह पे रखा गया, अब इस जगह पे मैं कोई और चीज नहीं रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इतना एरिया इस ऑब्जेक्ट ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब कितना एरिया कवर करेगा ये डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। मतलब कि जितनी बड़ी लेंथ ब्रेथ होगी उतना बड़ा इसका एरिया होगा, जितना छोटा इसका लेंथ ब्रेथ होगा उतना छोटा इसका एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया का मतलब वही है कि किसी शेप द्वारा घेरी गई जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि एरिया कहते हैं। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं, जैसे एरिया और पेरीमीटर तो समझ लिया, अब एरिया और पेरीमीटर का यूज कहां कहां होगा वो समझ लो। तो सबसे पहले हम 2D डायमेंशन वाला फिगर करेंगे। ये जो हमारा डायमेंशन है वो 2D डायमेंशन का है। ठीक है, अब 2D डायमेंशन में क्या क्या आ जाता है? 2D डायमेंशन में चलो तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सब क्या है? 2D डायमेंशन है। ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब 2D डायमेंशन कहलाते हैं। 2D डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि उसके पास बस एक सरफेस होना चाहिए, एक सतह होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि मैं एक ट्रायंगल खींचता हूं, ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, तो क्या इसमें बस मुझे यही एक सरफेस दिख रहा है। ठीक है, यही एक सतह दिख रहा है, तो इस फिगर को मैं 2D डायमेंशन बोलूंगा। ठीक है, अब 2D डायमेंशन में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब साइड, जिसकी तीन साइड हो जाए वो हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज कहलाता है। सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या? ट्राई एंगल, जिसमें तीन एंगल हो। ठीक है, अब 1, 2 और 3, ये तीन एंगल तुम्हें दिख रहे हैं। तो क्या अगर मैं तीन लाइन सेगमेंट को आपस में ज्वाइन कर दूंगा, आपस में क्लोज कर दूंगा, तो क्या ये ट्रायंगल कहलाएगा? नहीं, अभी ये ट्रायंगल नहीं है, अभी बस ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ट्रायंगल है नहीं, ये ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल बनाने के लिए इसकी प्रॉपर्टी को हमें देखना पड़ेगा। अगर जो इसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो ये ट्रायंगल होगा, नहीं तो बस ये तीन फिगर वाला एक शेप है। ठीक है, बस यही। अब देखो, किसी भी शेप की प्रॉपर्टी दो तरीके से निकाली जाती है, मतलब दो बेसिस से निकाली जाती है। पहला साइड और दूसरा एंगल। ये हर शेप की प्रॉपर्टी है। दो तरीके से इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करोगे, एक साइड बेसिस से और एक एंगल बेसिस से। तो सबसे पहले हम साइड बेसिस से समझते हैं कि एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी साइड बेसिस से क्या होती है। चलो, हमने एक तीन लाइन सेगमेंट को आपस में ज्वाइन किया था, तो ये मुझे एक ट्रायंगल की तरह दिखने लगा था। मैंने इसका नाम रख दिया ए, बी और सी, यानी कि इसके तीन साइड हो गए। कौन कौन से? एक हो गए ए बी, एक हो गया ए सी और एक हो गया बी सी। ये लाइन सेगमेंट के थ्रू देख सकते हो। एक लाइन सेगमेंट हमारी ए बी हो गई, दूसरी लाइन सेगमेंट बी सी हो गई और तीसरी लाइन सेगमेंट ए सी होगी। मतलब कि इस ट्रायंगल के अंदर तीन साइड हो गए। ठीक है, अब साइड बेसिस से हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि कोई भी दो साइड का योग, यानी कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। द सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, किसी भी दो साइड का योग यानी कि सम तीसरे साइड से जब बड़ा हो जाता है तब हम कहते हैं कि हाँ ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो, इसमें जैसे तीन साइड है तो तीनों को बारी बारी से कंपेयर करना होगा और तीनों रूल में सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो कि पहले इन दोनों को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, इन दोनों को इससे कंपेयर किया, अब इन दोनों को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, अब क्या बच गया? ए बी बच गया,
तो अब इन दोनों को मैं इससे कंपेयर करूंगा, यानी कि AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। अब देखो तीन साइड था तो इनके तीन कंडीशन बने। अब तीनों कंडीशन पे ये फॉलो होना चाहिए, मतलब कि सपोज करो कि 5, 4 और 6 ये तीन साइड में रख देता हूं, तो पहले इन दोनों को मैं इससे कंपेयर करूंगा, तो 5 प्लस 4 ग्रेटर देन 6, तो 5 4 कितना होता है 10 ग्रेटर देन 6, और 10 जो है वो 6 से बड़ा भी है, तो पहला हमारा सेटिस्फाई हुआ। अब इन दोनों को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 5, तो 4 प्लस 6 कितना 10 ग्रेटर देन 5, देखो ये भी बड़ा हो गया तो ये भी सेटिस्फाई हुआ। अब इन दोनों को मैं इससे कंपेयर करता हूं, यानी कि 5 प्लस 6 ग्रेटर देन 4, तो 6 5 11 ग्रेटर देन 4, ये भी बड़ा हो गया, मतलब कि इसके तीनों रूल जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तब मैं साइड बेसिस से अब कंफर्म हो गया कि हाँ ये एक ट्रायंगल का फॉर्म बन चुका है, ठीक है। एंगल बेसिस, अब समझते हैं कि एंगल बेसिस से ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे। तो देखो एंगल बेसिस से सीधा सा एक वो है कि तीनों एंगल को अगर मैं सम करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल को मैं सम करूं तो मेरा एंगल आना चाहिए 180 यानी कि 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से एक कम या एक ज्यादा हो जाएगा, एक कम भी हो जाएगा तब भी ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, एक ज्यादा भी हो जाएगा तब भी ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, यानी कि टोटल सम मेरा 180 ही आना चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि हाँ ये एक ट्रायंगल का फॉर्म बना रहा है, नहीं तो बस ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है। जब ये दोनों प्रॉपर्टी इस पे क्लियर हो गया तब ये ट्रायंगल बन गया, लेकिन इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं हो पाता है तो खाली ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ट्रायंगल है नहीं। क्लियर हो गया। चलो अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे कि ट्रायंगल में कौन कौन से टॉपिक आता है। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? तो देखो ट्रायंगल मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? राइट ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल होते हैं। अब चारों ट्रायंगल की हम बारी बारी से प्रॉपर्टी देखेंगे कि चारों ट्रायंगल में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे ट्रायंगल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मैं लेता हूं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो इसका फिगर कैसे होगा, तो इसका फिगर होगा, एक वर्टिकल लाइन रहेगी, वर्टिकल यानी कि सीधी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी लेटी हुई लाइन, और एक ये लाइन रहेगा, ठीक है। ये तीन साइड को जब हमने आपस में मिला दिया तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल बना क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल जो मुझे दिख रहा है वो 90 डिग्री का दिख रहा है। 90 डिग्री कब बनता है? जब लाइन बिल्कुल एकदम सीधी हो, स्ट्रेट हो, बिल्कुल वर्टिकल में स्ट्रेट हो, सीधी हो, तब वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब समझ लो कि इसके तीनों साइड्स के नाम क्या क्या होंगे। इस 3 साइड हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के अलग अलग नाम होते हैं। जो लाइन वर्टिकल है यानी कि जो खड़ी लाइन है, इसको हम 3 नाम से जानते हैं। परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर, हाइट और एल्टीट्यूड ये तीनों एक ही है, इसका मतलब ऊंचाई होता है, बस नाम में अलग अलग दिख रहा है मुझे, बट तीनों का मतलब सेम है, ठीक है।
तो इन तीनों में से कोई भी एक नाम, वैसे तीनों नाम तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि कब कौन सा नाम तुमसे पूछ दे कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए तीनों नाम याद रखो कि परपेंडिकुलर को भी हाइट बोलते हैं, हाइट हाइट होता ही है, और एल्टीट्यूड को भी हाइट ही बोला जाता है, ठीक है। अब जो नीचे है हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बेस, बेस यानी कि आधार, इसको बोला जाता है ऊंचाई। और अब ये वाली लाइन जो है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है कर्ण। हाइपोटेनियस कर्ण, बेस आधार, परपेंडिकुलर ऊंचाई। ठीक है, तो चलो ये इनके नाम थे, ठीक है। राइट ट्रायंगल के मैंने नाम तीनों बता दिया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये तीन नाम हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसका एरिया और पेरीमीटर ये कैसे निकाला जाएगा। थोड़ा ऊपर करके लिखिए, क्योंकि ना नीचे तक आ नहीं रहा है, जो लाइन तुम नीचे लिखी थी वही नहीं आती। अब देखो, हम राइट ट्रायंगल की बात कर रहे थे। राइट ट्रायंगल का फिगर इस तरीके का, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना है। इसका जैसे देखो, पहले इसके नाम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये पेरीमीटर था, ये बेस था और ये हाइपोटेनियस था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर हम इसका कैसे निकालेंगे। तो पेरीमीटर के लिए मैंने परिमाप के लिए पहले ही बोल दिया था कि परिमाप यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो इसको तीनों साइड, इसके तीनों साइड को हम ऐड कर देंगे, मतलब कि हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं एरिया की, इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये राइट ट्रायंगल का एरिया है, और पेरीमीटर तो सबका सेम है, पेरीमीटर सबका सेम है, कोई भी ट्रायंगल रहे तीनों साइड को ऐड कर दो पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था राइट ट्रायंगल की पूरी प्रॉपर्टी। अब देखो सेकंड नंबर पे आता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, ओह सॉरी, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। देखो इक्विलैटरल, यहां पे नाम लिखा हुआ है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल से एक चीज निकलता है इक्वल, ठीक है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। इसके साथ साथ इसके जो तीनों एंगल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे सपोज करो, वैसे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, पहले यहां से ही समझो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो इस हिसाब से मेरा एंगल बनेगा 60, 60 और 60 का, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि एक ट्रायंगल हमें टोटल 180 डिग्री का एंगल देता है, 180 डिग्री का, ना एक कम दे सकता है ना एक ज्यादा दे सकता है, तो मतलब कि 180 के बराबर ही देगा। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स बराबर हैं। अब हम बात करते हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब देखो इसके साइड बराबर है। सपोज करो कि एक साइड को मैंने ए मान लिया, ठीक है,
तुम कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, ए से मतलब जो भी अल्फाबेट है उनमें से कोई भी वैल्यू मान सकते हो। मैंने इसको ए मान लिया। अगर एक साइड को मैं ए माना तो बाकी के भी दोनों साइड ए हो जाएंगे, क्योंकि तीनों साइड तो इक्वल है हमारी, ठीक है। तो इस हिसाब से पेरीमीटर इक्वल टू क्या, परिमाप, पूरा मापना है हमें, यानी कि तीनों साइड का हमें टोटल करना है। तो a प्लस ए प्लस ए यानी कि 3a। ए किसके जगह पे था, ए था साइड के जगह पे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू साइड, यानी कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बन गया 3 इंटू साइड, ठीक है। अब बारी आती है इसकी एरिया की, किसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा इसका, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या साइड स्क्वायर, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बस यही 3-4 चीजें पढ़नी है। पहला, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, पेरीमीटर इसका 3 इंटू साइड होता है और एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो थर्ड नंबर पे आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड नंबर पे आइसोसेलियस। आइसोसेलियस ट्रायंगल, इसको हिंदी में कहते हैं हम सम द्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलियस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। अब समझो, चलो हम एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, लेकिन अब इसको आइसोसेलियस बनाते हैं। आइसोसेलियस ट्रायंगल कब बनेगा, जब इसकी दो साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और एक जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट रहेगी, यानी कि दोनों साइड से अलग रहेगी, तो ये आइसोसेलियस ट्रायंगल बनेगा। अब आइसोसेलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि आइसोसेलियस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड अलग होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर दो साइड इक्वल है तो हमारे दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, और ये एंगल अलग होगा, समझे। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होता है, इसका एक थ्योरम है कि opposite angle of equal sides are equal. Opposite angles of equal sides are equal, मतलब कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो अपोजिट कैसे बन रहा है ये समझ लो, ये और ये साइड दोनों अपोजिट है, मतलब इक्वल है, ठीक है। तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये होगा और इस साइड के अपोजिट एंगल ये होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब सपोज करो कि ये साइड और ये साइड को मैं इक्वल करता हूं, ये साइड और ये साइड को इक्वल करता हूं, ठीक है। तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और इस साइड के अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। तो जब ये और ये साइड इक्वल रहेगा तो हमारे ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आइसोसेलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि दो साइड इक्वल हैं इसके और दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सेम कंडीशन सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो सपोज कि अगर इस एंगल को मैं ए मानता हूं तो ये भी एंगल मेरा ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड तो इक्वल है और ये साइड अलग है तो इसको मुझे अलग मानना पड़ेगा। अब इस हिसाब से इसको मैंने अलग क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है।
इक्वल साइड हमारी ए हो गई और जो अलग साइड है हमारी वो बी हो गई। तो इस हिसाब से इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी, सम ऑफ ऑल साइड, तीन साइड है तो तीनों साइड को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ए और ए को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा और प्लस बी, यानी कि ये पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया 2a प्लस बी। ठीक, अब इसका एरिया क्या होगा, अब बात करते हैं एरिया का। देखो अब इसको समझ लो अच्छे से कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपना कोई पर्सनल एरिया का फॉर्मूला नहीं होता, इसका खुद का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, इस लेवल तक वैसे इसका एरिया का फॉर्मूला है बट वो हमें बनाना पड़ता है। ठीक, और अभी इस लेवल पे वो एरिया हम बनाना नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो बस अभी इतना समझ लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो इसमें राइट ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है। राइट ट्रायंगल का जिक्र होने का मतलब कि कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, जब भी तो राइट ट्रायंगल बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल से इसके बेस पे एक परपेंडिकुलर का हम निर्माण करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। देखो एक राइट ट्रायंगल इधर से दिख रहा है हमें और एक राइट ट्रायंगल इधर से दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि या तो इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा या फिर एक ही बार में इस पूरे का एरिया निकाल दूंगा। कैसे, ये समझ लो। देखो इसका भी एरिया सेम होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बोलोगे कि ये तो राइट ट्रायंगल के अंदर यूज होता है, लेकिन हम तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कर रहे हैं, तो फिर इसके अंदर हम ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब ध्यान से समझो, ये परपेंडिकुलर डालने से पहले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल था। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर एक परपेंडिकुलर डाल दिया तब ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इस हिसाब से ये दो राइट ट्रायंगल में मुझे बटा हुआ दिख रहा है। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसके अंदर मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करूंगा ना एरिया निकालने के लिए। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करूंगा, क्योंकि ये भी तो एक राइट ट्रायंगल ही है। ठीक है, अब एक चीज हम ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा हाइट है, ये जो हमने हाइट ड्रॉ किया है वो इस ट्रायंगल में भी सेम यही हाइट है और इस ट्रायंगल में भी सेम यही हाइट है। ठीक है, मतलब कि अगर इसका एरिया निकालूंगा तो इसमें भी हाइट की वही वैल्यू रखनी पड़ेगी जो वैल्यू मैं इसमें रखूंगा। क्लियर है, अब ध्यान दो, बेस जब भी एक लाइन सेगमेंट पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि उसको समद्विभाजक कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि उसको इक्वल पार्ट में बांट देता है। सपोज कि ये मेरी पूरी लेंथ 8 मीटर की थी, तो जैसे ही इसके अंदर एक परपेंडिकुलर डाला तो ये 4 और 4 में डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 और 4 में डिवाइड हो गया। अब ध्यान दो, इस ट्रायंगल की बात करें तो मुझे एरिया निकालने के लिए खाली बेस और हाइट की जरूरत है। ठीक है, राइट ट्रायंगल के अंदर एक हाइपोटेनियस भी होता है, बट एरिया में हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं है, एरिया में खाली हाइट और बेस का काम है। तो हम देखते हैं कि क्या मेरे पास हाइट और बेस है, क्योंकि जब दोनों चीज उपलब्ध होगा जब तो तुम एरिया निकाल पाओगे। तो ये 4 है, जैसे 8 माना था तो ये हमारा 4 हो गया था, और ये हाइट को सपोज करो कि हम 5 मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो इसमें भी सेम बेस और सेम हाइट का यूज करना है और इसमें भी सेम बेस और सेम हाइट का यूज करना है। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। सपोज कि इसका एरिया मैंने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला, तो मैं आंख बंद करके मैं डायरेक्ट समझ जाऊंगा कि इसका भी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया, क्योंकि इसके अंदर दो राइट ट्रायंगल बना था, दोनों का मैंने अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर दिया, तो इसका अब जो टोटल एरिया आया, टोटल जो वैल्यू आया वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब मान लो कि मुझे अलग अलग नहीं निकालना, मैं चाहता हूं कि एक ही बार में एक ही फॉर्मूले से पूरा एरिया निकाल दूं, तो मैं निकाल सकता हूं 1/2 इंटू, अब देखो बेस पे मैंने जब इसका निकाल रहा था तो इसमें बेस मैंने 4 रखा था, और फिर जब इसका निकाला तो इसमें बेस मैंने 4 रखा, यानी कि दोनों तरफ मैंने अलग अलग बेस रखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको एक ही बार में निकालूं,
तब मैं क्या करूंगा कि बेस के जगह पे मैं पूरा 8 ले लूंगा, एक ही बार में पूरा 8 ले लूंगा, ठीक है। तो बेस के जगह पे 8 हो गया, और बाकी हाइट तो दोनों में सेम ही है, इसमें भी यही हाइट है और इसमें भी यही हाइट है, तो हाइट की वैल्यू हाइट ही रहेगी। हमने 5 माना था, चलो हमने 5 ले लिया। 2 से 8 4 बार में कट गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो हमने क्या सीखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें राइट ट्रायंगल की एरिया की जरूरत पड़ती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल को पहले राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में बनाना पड़ता है, फिर उसका हम एरिया निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये था आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, और ये इसका टोटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट ट्रायंगल बचा हुआ है हमारा, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। एक आखिरी ट्रायंगल है 4th नंबर पे, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम भुज त्रिभुज, विषम भुज या फिर विषम बाहु भी बोल सकते हो, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम भुज त्रिभुज। देखो विषम से हमें एक चीज समझ में आ रही है, ऑड। विषम किसको बोलते हैं? ऑड नंबर को बोलते हैं, ठीक है, या फिर विषम संख्या, इवन ऑड, हाँ ठीक है, ऑड। ऑड का मतलब क्या? देखो विषम का मतलब, ऑड का मतलब कि वो सबसे अलग है, ठीक है। कोई भी चीज आपस में समान नहीं है, वो कैटेगरी से ही अलग चल रहा है। कि अगर एक ग्रुप में 5 भेड़ चल रहे हैं, तो विषम का मतलब कि वहां पे एक शेर चल रहा है, ठीक है, वो सबसे अलग है, ग्रुप से अलग है। तो विषम भुज का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज आपस में इक्वल नहीं है, सब अपने अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल में यही है कि स्केलेन ट्रायंगल के जो तीनों साइड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं तीनों साइड। ये साइड 8 सेंटीमीटर हो सकता है, तो ये साइड 12 सेंटीमीटर हो सकता है, तो ये साइड 15 सेंटीमीटर हो सकता है। कहने का मतलब इसके तीनों साइड्स जो हैं वो अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट है। तो इस हिसाब से इसके तीनों एंगल भी अलग हो जाएंगे, इसके तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। अब इसमें बस यही प्रॉपर्टी है कि स्केलेन ट्रायंगल की ना तो साइड बराबर होती है ना ही एंगल बराबर होते हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसका सीधे सीधे वही होगा कि सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे? अब सपोज करो कि पहली साइड अगर इसकी ए मानी है मैंने, तो दूसरी साइड इसकी बी हो जाएगी और तीसरी साइड इसकी सी हो जाएगी। तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? तीनों साइड को प्लस कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखो स्केलेन ट्रायंगल के अंदर एक अलग क्षेत्रफल लगाया जाता है, मतलब उसका एक अलग नाम ही होता है जिसको हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ये 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम समझ लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले तो एक स्क्वायर रूट का साइन बनाओ और स्क्वायर रूट के अंदर लिखो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ध्यान दो, ए बी और सी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बी सी जो है वो इस ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो ए बी सी के जगह पे उसके साइड की वैल्यू रख देंगे। एस क्या है? तो एस इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा और परिमाप तो है, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर, अच्छा सोचो पेरीमीटर हमने कैसे निकाला? तीनों साइड को प्लस करके। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो जब तीनों साइड को प्लस करके सपोज करो कि 15, 12 और 8 ये 3 साइड दिया हुआ था, तो कितना हो जाएगा? 15, 12, 27 और 27, 8, 25, 35, ठीक है। तो सपोज कि इसका आंसर जो आया वो 35 आया, इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 35 हुआ। लेकिन मुझे निकालना क्या है? एस यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या? पेरीमीटर का आधा।
तो जितना पेरीमीटर आया है उसको हम हाफ कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सेमी पेरीमीटर एस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को प्लस करोगे तो हमारा पेरीमीटर निकलेगा और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूरोन्स फॉर्मूला एरिया में ह्यूरोन्स फॉर्मूला का यूज होता है जो कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। ठीक, और ए बी सी इसके साइड्स हो गए और s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं मैंने ये भी बता दिया कि तीनों साइड को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। जब s की वैल्यू निकाल दोगे तो s के जगह पे s की वैल्यू पुट कर देना है, a b c के जगह पे इसके साइड की वैल्यू पुट कर देना है और फिर सोल्व कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एरिया एंड पेरीमीटर से 2D डायमेंशन में ट्रायंगल आज मैं समझा दिया हूं। ट्रायंगल में बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ट्रायंगल में अभी तक जो भी आएगा इतना ही पूछा जाएगा 8th तक के सिलेबस में। ठीक है, 9th 10th में तो ट्रायंगल अलग ही हो जाता है, उसमें कॉन्ग्रुएंसी आ जाता है, 10th में सिमिलरिटी आ जाता है, तो वो सब सिलेबस से मतलब अभी तक इसके सिलेबस से बाहर है, एरिया पैरामीटर्स नहीं है, वो चला जाएगा तुम्हारा ज्योमेट्री में, यानी कि प्रूफ करने के लिए सोल्व करने के लिए वो सब आ जाएंगे। एरिया पैरामीटर से बस यही चीज है, 4 चीजें हमें समझनी है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। अभी मैंने ट्रायंगल समझा दिया कि ट्रायंगल में किसका क्या पैरामीटर होता है, किसका क्या एरिया होता है, कैसे पैरामीटर निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं। अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम क्वाड्रिलेटरल समझेंगे जिसकी 4 साइड होती है। ये हमने 3 साइड वाला ट्रायंगल किया, अब 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं सबका प्रॉपर्टी बताऊंगा और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वाड्रिलेटरल के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर इसके बीच में कोई भी डाउट तुम्हारा रह गया हो, कोई ऐसा पॉइंट जहां पे समझ नहीं पाए हो, तो कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं उसको अगले वीडियो में कवर करते हुए जाऊंगा। ठीक है।